press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके हर एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इससे 101% आते ही आते हैं। तो हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको हर ग्रह और सूर्य और हमारे यूनिवर्स के बारे में पूरी डिटेल से स्टार्टिंग से चीज़ें बताऊंगा कि कैसे हमारा यूनिवर्स बना, कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना, कैसे शुरुआत हुई। ओके, फिर यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक लिखे हुए हैं जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, जिनमें आज हम बात करने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि हम क्या क्या बातें करेंगे आज। सबसे पहले हम ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सोलर सिस्टम कैसे बना, ठीक है। और सौरमंडल में जितने भी हमारे ग्रह हैं और उनके जो उपग्रह हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। इनके साथ साथ जो धूमकेतु हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड जो हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। प्लस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, विथ मैं आपको इमेज सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा और दिखाऊंगा भी, विजुअलाइजेशन भी आपको कराऊंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें आप इमेज देख के उसको अच्छे से समझ सको, ठीक है। इस पर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर लास्ट में हम देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखो और स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ आप ये एक पिक देख सकते हो, फोटो देख सकते हो, जो कि यूनिवर्स की है, पूरे ब्रह्मांड की एक फ़ोटो है जो आपको दिख रही होगी। कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। वो ब्रह्मांड अपना यूनिवर्स बनने के बाद पहले क्या था, चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बच्चों को हमेशा डाउट रहता है कि चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो आप देखो, सबसे पहले तो है हमारा ब्रह्मांड। फिर ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीज़ें और हैं जो एक क्रम वाइज हैं, ठीक है। उसके बाद है सुपर क्लस्टर्स। सुपर क्लस्टर्स अभी तक में ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में खोजी गई सबसे, आप कह सकते हो कि सबसे एक बड़ा समूह है, ठीक है। ब्रह्मांड में सुपर क्लस्टर एक बहुत बड़ा सा समूह है जो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जा चुका है। फिर सुपर क्लस्टर्स के अंदर होते हैं कई सारे क्लस्टर आते हैं उसमें, ठीक है। फिर इन क्लस्टर में बहुत सी गैलेक्सी होती हैं। जैसे ही गैलेक्सी आपको पता होगा, जो हमारी गैलेक्सी है, जो जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल है, उसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो क्लस्टर्स के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी गैलेक्सी होती हैं, और गैलेक्सी के अंदर अपनी जो सौरमंडल है, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, वो आती है, ठीक है। और फिर इस गैलेक्सी के अंदर क्या है, अपना सोलर सिस्टम है, अपना सौरमंडल है। तो ये आप एक क्रम याद रखना, ठीक है। चाहे तो आप छोटे से याद रखो कि पहले हमारा सोलर सिस्टम, फिर उससे बड़ा मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। फिर इस कई सारी गैलेक्सियों का समूह होता है जिसमें हमारी एक गैलेक्सी है। फिर क्लस्टर्स होते हैं, फिर सुपर क्लस्टर होते हैं, जो एक बहुत बड़ी, आप समझ लो, एक स्ट्रक्चर है जो कि एक गैसी पिंड या फिर धूल के कणों, इनसे मिलके बने होते हैं। और फिर सबसे बड़ा है अपना यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ठीक है। ये मैंने आपको एक ऐसा व्यू दिखाया है, समझाने की कोशिश की है, ताकि आप पूरा एक स्ट्रक्चर समझ सको, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद, इनके बाद हम इस एक एक के बारे में डिटेल से बात करेंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम ब्रह्मांड की बात करेंगे कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई। तो लगभग 14 अरब साल पहले, ठीक है, ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अगर ब्रह्मांड की मैंने जो आपको भी फोटो दिखाई थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जो आपको इतनी सारी लाइटिंग दिख रही थी अभी, ये सारी चीज़ें, ये कुछ भी नहीं था। यहाँ सिर्फ पूरा ब्लैक था और कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है, लगभग 14 अरब साल पहले। फिर इसके लिए कई सारी थ्योरी दी गई कि ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, कैसे ब्रह्मांड बना। जो सबसे रिलेवेंट थ्योरी मानी जाती है फ्रेंड्स, वो है बिग बैंग थ्योरी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है। तो इस थ्योरी में क्या कहा गया, इस थ्योरी में ये कहा गया कि सारी ऊर्जा एक बिंदु में समाई थी, जो कि विभिन्न गैसों और धूल कणों का मिश्रण था, ठीक है। और कुछ भी नहीं था, बस जितनी भी एनर्जी थी वो केवल एक पॉइंट में समाई थी, एक बिंदु में समाई थी, ठीक है। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बहुत सारी गैसों का और धूल कणों का मिश्रण था, ठीक है। फिर क्या हुआ वहाँ पे, फिर अचानक से विस्फोट हुआ, वहाँ पे एक भयंकर विस्फोट हुआ और सारा ब्रह्मांड क्या हुआ, फैल गया। क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ उस एनर्जी में, और पूरा जो ब्रह्मांड में है वो फैल गई। सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें उस बिंदु में समाई हुई थी, वो पूरी फैल गई। और फैलने के बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसा नज़ारा,
ये जो आपको दिख रहा है ये उस विस्फोट के बाद की चीज़ें हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रह बने, तारे बने, ठीक है, बहुत सारी आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, तो ये सब उसके बाद की बातें हैं। तो और इस पे एक और चीज़ है, इस पे धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पे विस्फोट होने के बाद जो ब्रह्मांड है वो कॉन्टिन्यूसली फैल रहा है, ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है। वो विस्फोट के बाद से आज तक ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है, ठीक है। वो अभी भी हमसे, अगर अपने हम अर्थ की बात करें तो जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी ग्रह हैं और जो पूरा ब्रह्मांड है, वो सब क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने इसको पता लगाया है, इसके एक अलग तरीके की थ्योरी है, वो फिर अपन बाद में बात करेंगे। पहले इस पे आप इतना समझ लो कि बिग बैंग थ्योरी, जिसने ब्रह्मांड के स्टार्टिंग के बारे में बताया और कैसे था, चीज़ें कैसे शुरू हुई, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करी हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने गैलेक्सी की। तो हमारी सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में है, हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में है, वो है मिल्की वे गैलेक्सी में, ठीक है ना। ये मिल्की वे गैलेक्सी की आपको फोटो दिख रही होगी। इस गैलेक्सी में जो अपना सौरमंडल है वो कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे कहीं पे अपना सौरमंडल है, ओके। तो इतना आप समझ लो कि ऐसे अरबों गैलेक्सी हैं पूरे ब्रह्मांड में, ऐसे अरबों गैलेक्सी हैं, और इस गैलेक्सी के अंदर भी अनेकों सौरमंडल हैं, अनेकों सौरमंडल है, अपना सिर्फ एक सौरमंडल नहीं है, अनेकों सौरमंडल हैं जिसकी खोज चल रही हैं और आगे चल के वो भी मिलेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मांड बहुत बहुत बड़ी एक, समझ लो, ऐसी चीज़ है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है जहाँ पे अपना सोलर सिस्टम है, ये उसकी फ़ोटो है, आप इसको देख सकते हो अच्छे से। अब आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने सौरमंडल की। तो इस गैलेक्सी के अंदर जो हमारा सौरमंडल है उस पर क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक ग्रह के बारे में और सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे फ़ोटो, ठीक है। सबसे बीच में जो है सेंटर में, वहाँ पे क्या होता है, सूरज। सूरज क्या है, सूरज एक तारा है, ठीक है। सन क्या है, एक तारा है, ठीक है। और इस तारे के चारों तरफ, तारे के चारों तरफ अलग अलग जो ग्रह हैं, है ना, 8 ग्रह हैं, वो सभी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। चक्कर क्यों लगाते हैं मैं वो भी आपको बता दूँ। चक्कर लगाते हैं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ठीक है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये चक्कर लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखना। अब आइए इनके बारे में हम अपना जो डिटेल वीडियो है वो शुरू करते हैं और इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सौरमंडल के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, सारे ग्रह, और मैंने सन की यहाँ पे इमेज डाल दी है ताकि आपको थोड़ा सा देखने में और समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने तथा ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो सौर प्रणाली का कोपरनिकस और ग्रहों की गति का केपलर। इसकी आपको मैं थोड़ा सा रिलेट करने के लिए ट्रिक भी बता सकता हूँ कि सौर प्रणाली, सोलर सिस्टम, ये आपको नाम पढ़ने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, ऐसे ही कोपरनिकस भी देखो बड़ा सा नाम है, बिल्कुल ऐसे ग्रहों की गति का नियम। तो ग्रहों की गति छोटा सा वर्ड है, तो इसके लिए केपलर यहाँ पे याद रखना, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रहेगा। फिर नेक्स्ट एक चीज़ है, प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। पहले कितने ग्रह थे, पहले 9 ग्रह माने जाते थे, ठीक है। लेकिन प्लूटो जो ग्रह है, जो लास्ट ग्रह था, 9वां ग्रह, उसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर किया गया, उसके 2 मेन रीज़न थे। पहला रीज़न कि उसकी जो साइज़ थी वो काफ़ी छोटी थी। दूसरा रीज़न, वो जो वरुण का एरिया है, वरुण का जो ग्रह का जो एरिया एक होता है, उस एरिया के अंदर उसका भी एरिया आ रहा था, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान रखना, अभी वर्तमान समय में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। प्लूटो को 2006 में बाहर कर दिया गया ग्रह की श्रेणी से, ओके। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, सबसे पहले सौरमंडल का जो, एक तरह से आप कह सकते हो पूरे सौरमंडल की जो जान है, कौन, सूर्य, ठीक है। हम सबसे पहले यहीं से बात अपनी शुरू करेंगे, फिर एक एक ग्रह को जितने भी हैं सबके बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे और सबके बारे में जो मेन टॉप फैक्ट हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे अपन बात करेंगे, ओके। तो सबसे पहले है सूर्य, ठीक है। तो सूर्य में इसके बारे में है, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का एक तारा है, सबसे निकट, ठीक है। जो कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य है, जो कि एक गैसीय गोला है, ठीक है। सूर्य कैसा है, गैसीय गोला है। गैसीय गोले का मतलब जो गैस से मिलके बना है। गैस कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो सूर्य में उपस्थित ऊर्जा का स्रोत 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम,
2.5% अन्य तत्व हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है? मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम का मिश्रण है सूर्य, ठीक है ना। और 2.5% जो अन्य तत्व हैं उनका मिश्रण। फिर नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, एक नाभिकीय संलयन, एक नाभिकीय विखंडन, ठीक है। विखंडन का मतलब है टूटना। जब एक अणु से टूट के कई अन्य अणु में विभाजित होके जो वहाँ पे ऊर्जा रिलीज या फिर जो एनर्जी रिलीज होती है वो बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, ठीक है, विखंडन। और जब दो अलग अलग अणु से मिलके एक अणु या परमाणु तैयार होता है तो वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे संलयन होती है, ठीक है ना। मतलब मिलने को संलयन और टूटने को विखंडन। तो हीलियम और हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वही अपने सन की जो एनर्जी का मेन रीज़न है, ठीक है ना। तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होता है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, या कई जगह पे लिखा होता है 8 मिनट 20 सेकंड का, तो आपको ध्यान रखना है, ओके। और ये 2-3 फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, इनका परसेंटेज, ठीक है, और नाभिकीय संलयन, ये आपको ध्यान रखना है सन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूर्य। सबसे पहली चीज़ आप एक और इसमें देख लो कि पृथ्वी से 27 गुना गुरुत्वाकर्षण बल है किसके पास? सूर्य के पास। इसका मतलब है अगर कोई भी चीज़ अर्थ पे 1 kg की होगी तो सन पे, सूर्य पे वही चीज़ 27 kg की होगी। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी से लगभग 27 गुना ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी जिसको अपसौर बोलते हैं। 2 तरह की दूरी होती है, एक अधिकतम दूरी और एक न्यूनतम दूरी। तो जिस टाइम पे सूर्य पृथ्वी से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, अधिकतम दूरी पे होगा, और वो डिस्टेंस कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपसौर। क्लियर है। नेक्स्ट है, जब सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है उस कंडीशन को बोलते हैं उपसौर, ठीक है। और वो डिस्टेंस कितनी होती है? 14.70 किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर, तो इस कंडीशन को बोलते हैं उपसौर, ठीक है। अब ये कब होता है अपसौर और उपसौर? तो अपसौर 4 जुलाई को होता है और उपसौर 3 जनवरी को होता है, ठीक है। क्लियर है, आपको ध्यान रखना है, अपसौर वाली कंडीशन 4 जुलाई को और उपसौर वाली कंडीशन 3 जनवरी को होती है, ठीक है। और एक औसत दूरी होती है, अगर सूर्य और पृथ्वी की एक औसत दूरी की हम बात करें तो उसको खगोलीय एकक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक। आई थिंक क्लियर है, आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सूर्य में जहाँ ऊर्जा खत्म हो जाती है वहाँ काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। तो ये ब्रह्मांड में जो भी पिंड हैं या फिर जो भी तारे हैं, जब इनकी ऊर्जा खत्म होने लगती है, हर चीज़ की एक निश्चित टाइम तक ऊर्जा होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसकी एक निश्चित समय के लिए ही ऊर्जा होती है। तो जब इनकी ऊर्जा खत्म होने लगती है तो वहाँ पे क्या होते हैं? वहाँ पे एक ब्लैक कलर के धब्बे हो जाते हैं, ठीक है। ये सूर्य में भी कई जगह पे है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये धब्बे किस वजह से होते हैं? ये धब्बे होते हैं ऊर्जा खत्म होने की वजह से। और एक समय ऐसा भी आएगा फ्रेंड्स कि जब सूर्य की पूरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, ठीक है। कई अलग अलग कंट्री हैं जो अपने आर्टिफिशियल सूर्य भी बना रही हैं, तैयार कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। फिर एक चीज़ पूछी जाती है कि सन का टेम्परेचर कितना है, सूर्य का तापमान कितना है। तो सूर्य के जो सतह का तापमान है वो लगभग 5505 डिग्री सेल्सियस है। ये डिग्री सेल्सियस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 5505 डिग्री सेल्सियस, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे बुध के बारे में। तो हमारे सौरमंडल में जो हमारा तारा था, सूर्य था, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ग्रह होता है, ये तो तारा था, अब यहाँ से शुरू होता है ग्रह। तो पहला ग्रह कौन सा है? बुध है, ठीक है। पहला ग्रह कौन सा है? बुध है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी, ठीक है ना, मरकरी इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके बारे में, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, पहली बात, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तथा इसके कोई उपग्रह नहीं है फ्रेंड्स। अब ग्रह और उपग्रह में डिफरेंस तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता। फ्रेंड्स, जो ग्रह होते हैं तो ग्रह के जो चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, ठीक है, उनको बोलते हैं उपग्रह।
ग्रह के चारों तरफ, जैसे सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, ग्रह लगा रहे हैं, वैसे ग्रह के भी जो कुछ छोटे ग्रह जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं उपग्रह। समझ पा रहे हो आप फ्रेंड्स? तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट है, यहाँ दिन बहुत गर्म तथा रात बहुत ठंडी होती है, ठीक है। यहाँ पे दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है। जब यहाँ पे वायुमंडल नहीं है तो दिन के टाइम पे जो सन की हीट होगी वो पूरी की पूरी जाएगी, क्लियर है। तो अत्यंत मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हो जाएगी, क्योंकि एक तो सन के सबसे ज़्यादा पास में है बुध ग्रह और पूरी की पूरी हीट भी जा रही है तो ज़्यादा गर्म होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे रात में ज़्यादा क्या होगी, ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि रात में चंद्रमा की वजह से ज़्यादा यहाँ पे क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर यह सूर्य का सबसे निकटतम स्थित ग्रह है तथा इसकी परिक्रमण काल भी सबसे कम है, कितने, 88 दिन का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य के सबसे पास में स्थित यह ग्रह है, जस्ट सूर्य के बाद यह ग्रह है, ठीक है। और इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल दो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। परिक्रमण मतलब सूर्य के चक्कर लगाना, इसको बोलते हैं परिक्रमण, सूर्य की परिक्रमा करना। और घूर्णन का मतलब है अपने अक्ष पे खुद ही घूमना। कोई भी ग्रह है वो खुद ही अपने अक्ष पे घूम भी रहा है और सूर्य के चक्कर भी लगा रहा है। तो सूर्य के चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं या फिर परिक्रमा कहते हैं, और खुद का अपने अक्ष पे घूमने को घूर्णन कहते हैं। क्लियर है? ओके। तो बुध का जो परिक्रमण काल है वो सबसे कम है, कितने दिनों का, ये है 88 दिनों का, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वीनस के बारे में। वीनस को क्या हिंदी में बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं, और यह दूसरे नंबर का ग्रह है, ठीक है, दूसरे नंबर का ग्रह है। तो इस पे है यह सबसे चमकदार ग्रह, इसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। सबसे चमकदार ग्रह भी है और इसे भोर का या सांझ का तारा भी कहते हैं, तथा पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे चमकदार कौन सा ग्रह है, वो शुक्र है, जिसको कि क्या बोलते हैं, भोर और सांझ का तारा भी बोलते हैं, ठीक है, इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, एंड पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो बुध है वहाँ पे सन की हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जाती है, लेकिन फिर भी बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट उसमें बताने वाला हूँ। तो ये रहा उसका रीज़न। इसमें CO2 तथा नाइट्रोजन की एक परत पाई जाती है। इसके वायुमंडल में CO2 और नाइट्रोजन की परत पाई जाती है, एक लेयर होती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का काम करती है। तो जब सन की हीट जो है, सूरज की जो गर्मी है वो अंदर आ जाती है, प्रवेश कर लेती है, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की जो परत जमी हुई है ऊपर वायुमंडल में, उसकी वजह से वो गर्मी है, वो जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती, और बाहर ना निकल पाने की वजह से यह जो ग्रह है वो अत्यंत क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। भले बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, लेकिन फिर भी वो अत्यंत गर्म नहीं है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। तो सबसे पहले हमारा सन है, फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन हुआ, शुक्र हुआ, ओके, आपको ध्यान रखना है। और सूर्य के सबसे निकटतम कौन हुआ, बुध हुआ। क्लियर है फ्रेंड्स? तो सबसे निकटतम कौन सा है पृथ्वी के, तो शुक्र ग्रह है, ठीक है ना। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, शुक्र तथा अरुण मात्र ऐसे दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। तो दो ग्रह हैं, एक हमारा शुक्र है और एक अरुण है, ठीक है, यूरेनस। अरुण, जिसको इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। तो ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। और बाकी जो सारे ग्रह हैं इन दोनों के अलावा वो सभी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये आपको क्लियर रखना है, कौन कौन से, अरुण और शुक्र किधर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम, मतलब कि ऐसे घूमते हैं, इस डायरेक्शन पे घूमते हैं, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाते हैं। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने अर्थ की, पृथ्वी की, जिस ग्रह पे हम सभी रहते हैं, ठीक है। तो अर्थ जो है वो कौन से नंबर का ग्रह है,
एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। सबसे पहले सूर्य जो कि एक तारा है, फिर बुध, फिर कौन सा, फिर शुक्र, फिर अपने तीसरे नंबर पे है पृथ्वी। तो पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है, ठीक है, जिस पे हम सभी रहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसीलिए मैंने इसको पूरा नीला से यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको क्लियर रहे। जितने भी ग्रह हैं, जो भी कलर हैं उनके, मैंने उनको लगभग कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट है मैंने उनको उसी कलर से दिखाया भी है, ठीक है ना। तो इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नीला ग्रह? वो समुद्र की वजह से, समुद्र का जो पानी है वो कैसा है, ब्लू है, तो इसी की वजह से इसको नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि 71% समथिंग क्या है अर्थ पे, वाटर है, पानी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि इस अर्थ को ब्लू कहा जाता है, ठीक है, नीला ग्रह कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है घूर्णन गति। तो सूर्य की जो घूर्णन और परिक्रमण जो पृथ्वी है उसका घूर्णन और परिक्रमण समय कितना होता है वो डिस्कस करेंगे हम, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो घूर्णन जो गति है वो 23 घंटे, लगभग 23 घंटे, ठीक है, 23 घंटे, और इसको आप 24 घंटे कर लो। 23 घंटे समथिंग कुछ मिनट है, तो आप इसको 24 घंटे कर लो पूरा, क्योंकि जब इसका एक घूर्णन कंप्लीट होता है तभी दिन और रात होती है, ठीक है। तो 24 घंटे आप इसको कर लो। और जो इसका परिक्रमण काल होता है वो लगभग 365 दिन और 6 घंटे होता है, ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे लगभग इसका जो परिक्रमण काल है वो होता है। और घूर्णन परिक्रमण क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। घूर्णन का मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूम रही है वो है घूर्णन, और परिक्रमण का मतलब सूर्य की जो परिक्रमा कर रही है उसको बोलते हैं परिक्रमण। तो सूर्य के चारों तरफ घूमने की वजह से क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ घूमने की वजह से, जैसे एक साल आपको पता है कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है, ये एक दिन बढ़ जाता है। लीप ईयर में कैसे एक दिन बढ़ता है, जो ये 6 घंटे बढ़ रहे हैं, ये जब पूरा एक साल, हर चौथे साल पे लीप ईयर जब आता है तो ये 6 घंटे मिल के पूरा एक साल बना देते हैं, पूरा एक दिन बना देते हैं, ठीक है ना। हर साल जैसे 6 घंटे बढ़ रहे हैं तो 4 साल में क्या होगा, 24 घंटे बढ़ेंगे। तो 24 घंटे के बढ़ने से ही 24 घंटा क्या बन गया, एक दिन बन गया। तो इसीलिए लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ठीक है, आपको क्लियर रखना है ये। फिर नेक्स्ट है सूर्य के सापेक्ष लगभग 23.5 डिग्री झुकी होने की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। तो सभी ग्रह कुछ कुछ डिग्री पे सूर्य की तरफ झुके हैं, ठीक है, जैसे पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है सूर्य की तरफ, और इसी वजह से जो ऋतु परिवर्तन है इसी वजह से होता है। आपको क्लियर है फ्रेंड्स? तो कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है ना। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे पृथ्वी का पलायन वेग। तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग वो वेग है जिस वेग से अगर आप कोई वस्तु पृथ्वी से बाहर फेंक रहे हो या बाहर उछाल रहे हो तो वो वस्तु वापस दोबारा पृथ्वी के या फिर अर्थ के सरफेस पे नहीं गिरेगी। अगर आप इस वेग से किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह पे खड़े होकर फेंकते हो ऊपर की तरफ, तो अगर इस वेग को वो वस्तु अचीव कर लेती है, इस स्पीड से अगर फेंकते हो आप, तो वो वस्तु लौट के वापस नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वो है, उसको पार कर जाती है, गुरुत्वीय त्वरण को पार कर जाती है, तो वो फिर नीचे नहीं गिरती। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो पृथ्वी का आपको सबको पता है कि एक उपग्रह है, कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक है। तो ये कोई आई थिंक आप सबको पता होगा कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और वो कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो अपना अगला ग्रह है, कौन से नंबर का ग्रह है ये, चौथे नंबर का ग्रह। चौथे नंबर का ग्रह कौन सा है, मार्स। और ये किस कलर का है, ये है रेड कलर का। मैंने यहीं पे रेड कलर से ही इसको लिखा हुआ है, ठीक है। और ये रेड कलर का क्यों है, आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। वहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिसकी वजह से ये जो प्लेनेट है, ये जो ग्रह है वो रेड है, लाल कलर का है, ठीक है। और इसके बारे में क्या और बातें हैं, जैसे कि फोबोस तथा डेमोस, इसके 2 उपग्रह हैं। तो इसके 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस और डेमोस। डेमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो कौन सा है वो, डेमोस। किसका उपग्रह है, मंगल का, ठीक है। तो फोबोस एंड डेमोस दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इस ग्रह पर ओलंपिया पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना ज़्यादा ऊंचा है। तो ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पे है,
जो कि अत्यधिक ऊंचा है। कितना ऊंचा है? जो कि माउंट एवरेस्ट, जो अपने अर्थ का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उससे भी 2.5 गुना ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 4848 समथिंग किलोमीटर, ठीक है, सॉरी मीटर, इतनी इसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की। ओके, क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस पाई जाती है। तो मंगल ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस पाई जाती है। ठीक है, तथा सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मेसी इसी पर स्थित है। ठीक है, ओलंपिस मेसी मंगल ग्रह पे है और ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। फ्रेंड्स, ज्वालामुखी अन्य ग्रहों पर भी हैं, कुछ शांत ज्वालामुखी हैं और कुछ एक्टिव ज्वालामुखी हैं। ठीक है, जैसे अपने अर्थ पे ज्वालामुखी हैं, वैसे अलग अलग ग्रहों पे भी ज्वालामुखी हैं। ओके, तो जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो है ओलंपिस मेसी। ये कहाँ पे है? मंगल ग्रह में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं बृहस्पति ग्रह पे। बृहस्पति ग्रह जो कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो कि गैसों और द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यह यहाँ पे कोई ठोस जमीन नहीं है दोस्तों। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है? यह गैस और द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। अगर आप इस पे गलती से जाते हो तो आपको कोई जगह नहीं मिलेगी खड़े होने की, आप अंदर तक चले जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्रव्य और गैस के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79। अभी तक क्या था कि बृहस्पति ग्रह सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह था। अभी तक ऐसा माना जाता था कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो बृहस्पति के पास हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो शनि के पास हैं। अभी हम आगे बात करेंगे। तो अभी सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं? शनि के पास। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रह पे हैं, तो आपको बृहस्पति नहीं लगाना है, शनि लगाना है। ठीक है, तो इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79। और गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आपको ध्यान रखना है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा? गैनीमेड है। ठीक है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड कहते हैं, जिन्हें सीरस भी कहते हैं। ठीक है, सीरस। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो क्षुद्र ग्रह या फिर एस्टेरॉयड या फिर सीरस, तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह, जैसे आपको पता है कि मंगल के बाद कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ऐसा बहुत सारा बेल्ट होता है। किसका? क्षुद्र ग्रह का। जो छोटे छोटे किससे मिलके बने होते हैं? गैस और आपके छोटे छोटे पत्थर कंकड़ इनसे मिलके बने होते हैं, जिन्हें एस्टेरॉयड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें ये कैसे बनते हैं? छोटे छोटे गैस या फिर कंकड़ पत्थर इनके मिश्रण से बनते हैं ये। ठीक है, जिन्हें सीरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरस। ठीक है, या फिर एस्टेरॉयड या फिर क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट हम देखेंगे शनि ग्रह के बारे में, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जैसा आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। फिर नेक्स्ट है, और इसके उपग्रह के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शनि सैटर्न, यह सौरमंडल का आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति के बाद कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? शनि। ठीक है, इनको फ्रेंड्स मैं इनके क्रम के अनुसार बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले सूर्य की बात की, पहले सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। ठीक है, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, अब शनि। तो इनका मैं क्रम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका उपग्रह जो है वो टाइटन है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का ही उपग्रह है। कौन सा? गैनीमेड। और दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? शनि। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है, इस ग्रह में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं जिनकी संख्या 82 है। अभी हमने बात की थी बृहस्पति में 79 थे और शनि में कितने हैं? 82 हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है। ये चीज़ आपको नोट करके चलनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इस ग्रह का यहाँ पे होगा, इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है। जल से भी कम है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आप इस ग्रह को जल पे रख देते हो किसी भी तरह से, तो ये जल में तैरने लगेगा। क्लियर है? इसका घनत्व जल से भी कम है, ये जल पे तैरेगा ये ग्रह। ठीक है, फिर
इस ग्रह के चारों ओर वलय है, यहाँ पे भी इस कर लेना आप, यहाँ पे किस नहीं इस, तो इस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, ठीक है, वलय या फिर रिंग आप बोल सकते हो। ऐसे ग्रह बना हुआ है, ग्रह के चारों ओर ऐसे रिंग हैं, वलय हैं जिनको बोलते हैं। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ठीक है। तो इनकी मैं फोटो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये है शनि ग्रह, ठीक है। और इस ग्रह के आप चारों तरफ देखो, एक आपको ऐसे रिंग दिख रही होगी, गोल गोल ऐसे वलय दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं वलय, इन रिंग को बोलते हैं वलय, ठीक है। तो ये केवल एक ही ग्रह में है, शनि में है इस तरह की चीज़ें, ठीक है, जो कि किससे बने हुए हैं, जो धूल मिट्टी या फिर इनके कण और विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। फिर यहाँ पे आप एक बार पूरा सोलर सिस्टम अपना देख सकते हो, बीच में अपना सन है, ठीक है। फिर सबसे पास वाला ग्रह मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, ठीक है, फिर मार्स, फिर जुपिटर, ठीक है, फिर सैटर्न, ठीक है, फिर यूरेनस, ठीक है, फिर नेपच्यून, फिर लास्ट पे है प्लूटो। प्लूटो तो अब है नहीं अपने ग्रह की श्रेणी में, ठीक है। तो ये आप एक बार फोटो अच्छे से देख लो ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे इस फोटो पे सभी ग्रह के जो परिक्रमण काल है वो लिखे हुए हैं कि कितने दिन का है। जैसे बुध का मैंने बताया 88 दिन का, मतलब 88 दिन में ये बुध जो है पूरा सूर्य का एक चक्कर लगा के फिर से उसी स्थान पर वापस आ जाता है। ऐसे 365 दिन है पृथ्वी के, 365 दिन में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है सूर्य का। ऐसे ही सभी ग्रह के अलग अलग हैं, इनको आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अरुण ग्रह, यूरेनस, जो कि सेकेंड लास्ट ग्रह है, ठीक है। अरुण के बाद है वरुण, नेपच्यून। तो अरुण जो है सेकेंड लास्ट ग्रह है, अपना 7वें नंबर का ग्रह है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अरुण तथा शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। मैंने आपको ये शुक्र जब मैं आपको बता रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि दो ग्रह हैं, एक वीनस मतलब शुक्र और एक यूरेनस मतलब कि अरुण। तो इनका नाम भी देखो साउंड एक जैसे है, वीनस यूरेनस, ठीक है, शुक्र अरुण। तो ये दोनों कैसे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। क्लियर है आपको, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट है सूर्य की ओर सबसे ज़्यादा 98 डिग्री का झुका हुआ है यह ग्रह जो है सूर्य की तरफ सबसे ज़्यादा 98 डिग्री पर झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की तरफ कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। ऐसे ही जो यूरेनस है, जो अरुण है, वो सूर्य की तरफ 98 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए क्या होता है, इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने आज के लास्ट ग्रह की, जिसको बोलते हैं वरुण। 8वें नंबर का ग्रह है और इसको मैंने हरे कलर से क्यों दिखाया है, क्योंकि ये ग्रह जो है वो हरे कलर का है, ठीक है। क्यों है हरे कलर का वो हम बात करेंगे अभी। तो यह सूर्य के अधिकतम दूरी पर स्थित है, क्योंकि ये सबसे लास्ट का ग्रह है तो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है, तथा मीथेन की अधिकता के कारण यह ग्रह हरे रंग का है। तो हरे रंग का क्यों है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे मीथेन की अधिकता है या मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इस वजह से जो नेपच्यून जो वरुण ग्रह है उसका कलर कैसा है, हरे कलर का है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, फिर कुछ बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें और बची हैं आज के वीडियो में, लास्ट है, आप इनको भी देख लो ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो सूर्य ग्रहण क्या है फ्रेंड्स, तो सिंपल सी बात है, ये है अपना सूर्य, ठीक है, ये है अपनी पृथ्वी। तो जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है चंद्रमा, ठीक है, आपको क्लियर रखना है, सूर्य और अर्थ के बीच में आ जाता है कौन, मून, तो क्या होता है सूर्य ग्रहण। क्यों, ये मैं आपको समझा भी रहा हूँ कि यहाँ पे अर्थ है, अब अगर यहाँ पे मून आ जाएगा बीच में तो हमको क्या होगा, सूर्य का जो कुछ हिस्सा है वो दिखाई नहीं देगा, और वो दिखाई न देने की वजह से जितना हिस्सा हमको सूर्य का दिखाई नहीं देगा उतने हिस्से पे क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण, वो हिस्सा ब्लैक ब्लैक पूरा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे उस हिस्से पे मून है। समझ पा रहे होगे आप। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, ठीक है। सूर्य ग्रहण पे मैंने क्या बताया कि जब सूर्य और अर्थ के बीच में क्या आ जाए, मून आ जाए, ठीक है। फिर एक बार आप क्या करना, इस मून को यहाँ से उठा के अर्थ के बगल में रख देना, बस सबसे अच्छी ट्रिक। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो क्या होगा, सूर्य की जो लाइट है वो पृथ्वी की वजह से पड़ेगी और पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पे पड़ेगी, तो उतना जो चंद्रमा का हिस्सा है वो दिखाई नहीं देगा।
जहाँ पे जो पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, उतना हिस्सा वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। इसी को क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये आप ट्रिक भी ध्यान रख सकते हो, सन मून, और अगर बीच में सन मून और अर्थ, तो बीच में मून रहेगा तो सूर्य ग्रहण, और इस मून को उठा के अर्थ के बगल में कर दोगे तो चंद्र ग्रहण। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे आपने कई बार ब्लैक होल के बारे में सुना होगा कि ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल जब किसी बड़े आकार के तारे की समस्त ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो वह ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। इसका आकर्षण बल अत्यधिक होता है मतलब बहुत ज़्यादा होता है इसका आकर्षण बल, जिससे वह आसानी से किसी भी पिंड को अपनी ओर खींच सकता है। तो जो इसका आकर्षण बल होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह किसी भी पिंड को, जो उसके आसपास के दायरे में कोई भी पिंड अगर आ जाएगा उसको वो अपनी ओर कैसा करेगा, खींच लेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। क्लियर है? तो ब्लैक होल आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है धूमकेतु। तो धूमकेतु गैस तथा धूल के कण हैं जो ग्रह नहीं बन पाते। तो धूमकेतु क्या हैं, कुछ गैस और धूल के कण हैं जो कि ग्रह नहीं बन पाते। तो वो क्या होते हैं, वो एक ऐसे पिंड के रूप में आकाश में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। इन्हीं को बोलते हैं धूमकेतु। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश वर्ष और पारसेक, दो चीज़ें हैं। तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखो कि प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने की इकाई है। कैसी दूरी मापने की इकाई है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष से भी एक यूनिट होती है जो बड़ी, उसको बोलते हैं पारसेक। क्या बोलते हैं, ये पारसेक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष से भी जो ज़्यादा बड़ी यूनिट होती है, कौन सी होती है, पारसेक। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।